अब हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व. The makers of our constitution knew that the independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens. ठीक है. They also thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future governments to be bound by certain policy decision. सो क्या हुआ दोस्तों कि संविधान निर्माताओं को पता था, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियां हैं, टू फेस मैनी चैलेंज है, एंड इनमें से सभी नागरिकों में समानता लाना, ठीक है, इक्वालिटी एंड वेल बीइंग, सबका कल्याण करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि आज़ाद भारत के पास रिसोर्स की कमी थी. तो आज़ाद भारत के लिए एक डिफ़िकल्ट था उस समय की सरकार के लिए. दे ऑल्सो थॉट दैट कि उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं. सो इन समस्या जो हल है इनके लिए सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस का रिक्वायरमेंट है, बट साथ में इन नीतियों को भावी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं. बेसिकली दे थॉट कि देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी बाउंड बाय दिस पॉलिसी डिसीजन बिकॉज द गवर्नमेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वॉज नॉट केपेबल इनफ टू इन्फोर्स ऑल दिस थिंग्स. तो बोला कि ये नीतियाँ होनी चाहिए, दिज आर लाइकेबल एंड इन फ्यूचर होना चाहिए, बट आज के डेट में गवर्नमेंट इज़ नॉट केपेबल टू डिलीवर ऑन दोज फ्रंट. तो उनको फंडामेंटल राइट का स्वरूप नहीं दिया गया एंड उनको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का स्वरूप दिया गया. सो विल डिस्कस एट देयर फॉर सम गाइडलाइंस वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वेयर मेड नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. दिस मीन्स कि क्या कुछ गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट तो किया गया, हमारे संविधान में समावेश तो किया गया, बट उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया, कानून व्यवस्था के द्वारा उसको स्थापित नहीं किया गया. दिस मीन्स दैट इफ ए गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन, अगर सरकार किसी एक खास गाइडलाइन जो इसमें लिखे हुए गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता, तो वी कैन नॉट गो टू कोर्ट एज सिटीजन, वी कैन नॉट गो टू कोर्ट. हम कोर्ट जाकर कोर्ट को ये नहीं पूछ सकते कि सरकार को आदेश दीजिए टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. सो वी कैन नॉट रिक्वेस्ट द कोर्ट to instruct the government to implement that policy. In the case of fundamental right, friends, we can go to court and court को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सरकार ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है और आप सरकार को आदेश दीजिए, एंड सरकार कोर्ट्स करती भी है. मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि कोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट की डायरेक्शन देती है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन है, आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, एंड सो दैट द फंडामेंटल राइट का वैल्यूएशन ना हो. बट नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है. दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल. सो ये गाइडलाइंस जस्टिसिएबल नहीं है क्योंकि ये कोर्ट इनको मैंडेटरली इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता सरकार को. दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशियरी. ठीक है, ये सरकार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो जुडिशियरी के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता. दोज हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट द मोरल फोर्स बिहाइंड दिस गाइडलाइंस शुड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली. सो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि अगर जब ये चीज़ें लिख दी गई है और सरकार कर नहीं रही है तो कोर्ट भी उस पर ऑर्डर नहीं दे पा रहा, तो फिर इसको लिखा क्यों गया? सो यस, क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है सो दैट गवर्नमेंट के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन हो, सरकार के लिए एक मोरल फोर्स का काम करेगा. गाइडलाइंस बिहाइंड दिस गाइडलाइंस वुड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट टू टेक देम सीरियसली. सरकार इसको सीरियस तरीके से लेगी और इसको लागू करने का कोशिश करेगी, वो एक मोरल फोर्स के रूप में काम करेगी. और चूंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर सरकार इससे डेविएट करेगी तो जो विपक्ष होगा वो सरकार को घेराव करेगा इन पार्लियामेंट एंड इन अदर फोरम्स, सो दैट सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा एंड एक दिशा मिलेगी, एक सरकार को दिशा मिलेगी कि हमें इस दिशा में बढ़ना है. और इन besides they are expected that the people would also hold the government responsible for implementing this directive. तो जो जनता है वो उम्मीद किया गया था कि जो जनता है उनको होगा कि हाँ यार ये चीज़ें सरकार नहीं कर रही है, दो इट्स नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, बट यस सरकार इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये सरकार जो है ये जनता उसको इवेल्युएट करेगी कि शायद ये हमारे पैमाने पे खरे नहीं उतर रही है और हम शायद सरकार को बदल दें, या हम विपक्ष के द्वारा हम सरकार पे दबाव डालेंगे, या अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम इस सरकार को हम अपने राइट टू वोट, जो एक मौलिक अधिकार ने, एक लीगल राइट है राइट टू वोट, उसके बेसिस पे हम
सरकार को शायद फ्यूचर में बदल दे. सो दिस विल क्रिएट ए प्रेशर, moral obligation and a pressure on the government. So a separate list of policy guidelines is इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एक पॉलिसी गाइडलाइंस इंक्लूडेड है हमारे संविधान में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन? ये नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई? The chapter in our constitution about directive principle list mainly three things: the goal and objective that we as a society should adopt. Goal and objective, लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए. Certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental right, वो अधिकार जो नागरिकों को मिलना चाहिए मौलिक अधिकार के अलावा, है ना, कुछ और भी अधिकार, सर्टेन राइट्स जो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए. एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट. सो वो नीतियाँ जिसको सरकार को माननी चाहिए, सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए. सो यू मे गेट सम आइडियाज ऑफ द विजन ऑफ मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय लुकिंग एट द सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जब आप नीचे लिखे हुए हैं, आगे बताएंगे, तो आप देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारे संविधान निर्माता था उनका विज़न क्या था, उनका दूरदृष्टि क्या थी. The governments from time to time try to give effect to some of the directive principle of state policy. समय समय पर सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है. They passed several जमींदारी एबोलिशन बिल्स. जमींदारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने विधेयक लाए. ठीक है. नेशनलाइज बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्रीज लॉ, बहुत सारे फैक्ट्री अधिनियम लगाए गए. फिक्स्ड मिनिमम वेजेज, है ना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण. कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन. एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, है ना, आरक्षण. फॉर द अपलिफ्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. सो सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड्स. तो इनमें ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए जो इफेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए गए, उनमें इंपॉर्टेंट क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री. भारत में आज थर्ड लेयर ऑफ द गवर्नमेंट है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है. दैट वाज इंस्पायर्ड बाई दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गाइडलाइन. पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. मनरेगा का आप लोग नाम सुना होगा, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार दिया गया है. एंड मिड डे मील स्कीम, आप सुने होंगे कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलाया जाता है. बच्चों को दोपहर के समय भोजन दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेके स्कूल में और अपना आएँ और इंटरेस्ट ले. पेरेंट्स जो हैं, जो गरीब घर के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को पॉजिटिवली स्कूल भेजे. सो दिस आर द बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मोर ऑफ ए पॉजिटिव कॉनोटेशन. ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो सरकार को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. एंड फंडामेंटल राइट्स वी कैन से इट्स इन नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब वो सरकार पे रोक लगाती है एक तरीके से कि आपको ये चीज़ नहीं करने है, आप इसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये जनता का अधिकार है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और आप इसका उल्लंघन नहीं होने दे सकते हैं. अदरवाइज कोर्ट वहाँ पर आकर आपको रोक लगा देगी. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार को एक दिशा दिया जा रहा है, एक निर्देश दिया जा रहा है कि यस यू प्लीज़ आप ये चीज़ें करें ताकि वेलफेयर हो, ताकि लोगों का उत्थान हो, उनका वेलफेयर हो. एंड कंट्री, सोसाइटी एज इंडिया शुड ग्रो, एज ए कंट्री वी ग्रो. एंड एक सही रास्ते में, सही दिशा में हमारा समाज कल्याण की ओर आगे बढ़े. द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच का जो संबंध है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं. सो इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे के पूरक है. फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया दोस्तों कि फंडामेंटल राइट सरकार को बहुत कुछ करने से रोकती है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंट्रूड कर रहे हैं, उनका वायलेशन कर रहे हैं. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एग्जॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग, है ना, टू डू सर्टेन थिंग्स. जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को बोलती है कि आप ऐसा काम कीजिए.
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो रोकती है कि सरकार प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स है, जो सिटीजन्स है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे समाज की हित की बात करती है, ठीक है। सो बेसिकली नीति निर्देशक तत्व एक प्रेरणा देती है सरकार को कार्य करने के लिए। हाउएवर एट टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रही है, तो वो कुछ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वहाँ पे उल्लंघन हो जा रहा है। सो द प्रॉब्लम एरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास लॉज टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाई, जमींदारी उन्मूलन कानून जब आया, दीज मेजर्स वेर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया तो इनका विरोध किया गया किस आधार पे कि ये संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार, देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, दिस एज ऑफ नाउ, अगर जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ाया, अरे आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सर ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, सर तो ये स्किप कर दिए, बट एक्चुअली दोस्तों ये एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। बट जब सरकार जमींदारी उन्मूलन का लॉ ला रही थी तो उस समय हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट, संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार। तो ये जमींदारी सिस्टम को हटाने में ये संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। सो हाउएवर कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जहाँ पे ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी है, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक कुछ लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, कुछ नागरिकों के इंटरेस्ट के ऊपर समाज का ग्रेटर गुड हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इस फंडामेंटल राइट इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के लिए कानून लाया। एंड दिस लेड टू लॉन्ग लीगल बैटल, ये काफ़ी दिनों तक इसका कानूनी लड़ाई चली। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी टुक डिफरेंट पोजिशंस। द गवर्नमेंट क्लेम दैट द राइट्स कैन बी अब्रीज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि न्यायालय और गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है और न्यायालय में दोनों ने डिफरेंट पोजीशन ले लिया। तो गवर्नमेंट क्लेम, सरकार ने क्लेम किया कि राइट्स कैन बी अब्रीज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पे थोड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दिस आर्गूमेंट एज्यूम दैट द राइट्स वेयर हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। इसने, सरकार का ये कहना था कि यार ये जो राइट्स है ये वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग है, लोक कल्याण के मार्ग में ही बाधक बन रहा। ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट द फंडामेंटल राइट्स वेर सो इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेट दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कानून का मान्यता यह था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है, इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेट। सुनिए, हमारे कोर्ट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पावन है, दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड, कि वो इनको प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी नीति निर्देशक तत्व को आपको लागू करना है तो उसके लिए किसी फंडामेंटल राइट को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। सो दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, यह एक जटिल वाद विवाद को जन्म दे दिया। एंड दिस रिलेटेड टू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हुआ कि संविधान के ये मैटर चला गया कि यार ये तो संविधान का अमेंडमेंट की बात है, संविधान संशोधन की बात है, और सरकार का यहाँ पे व्यू पॉइंट था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट। कोर्ट का कहना था कि ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता संविधान में जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता हो। सो दिस कंट्रोवर्सी वॉज सेटल्ड बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट में एक केशवानंदा भारती केस हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
केस था। इसमें आज तक सबसे ज़्यादा बेंच के जजेज ने बैठा है और ये केबीसी का 1 करोड़ का एक सवाल रहा। मैं एक बार देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति और उसमें 1 लाख का ये सवाल पूछा गया था। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, केशवानंदा भारती केस। एंड इस ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसको केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विराम लगाया। इन द केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के बेसिकली हमारे संविधान के कुछ बेसिक फीचर हैं, मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, एंड दीज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, और इसको पार्लियामेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये इन सब चीज़ों को हम आगे चैप्टर 9 में हम फिर से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस पे जब हम आएंगे तो ये थोड़ा डिटेल में और डिस्कशन होगा दोस्तों। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम इसके लास्ट पार्ट कंक्लूजन को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये चीज़ें समझकर, ये चीज़ों को जानकर, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा। और इस चैप्टर को अब हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं। इन द राइटिंग्स ऑफ ज्योतिराव फुले, रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन of view that rights include both freedom and equality. Rights include both freedom and equality. ज्योतिबा फुले एक हमारे समाज सुधारक थे, ठीक है, आज़ादी के बहुत पहले। तो सोचिए 1827 से लेकर 1890 उस समय उन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस रखा था। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, और वो उस समय बात कर रहे थे कि जो अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है ना। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट दिस आइडिया ऑफ राइट्स वाज फर्दर शार्पेंड एंड एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। समझिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ और इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस लॉन्ग ट्रेडिशन एंड लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स। सो हमारा संविधान इस लंबी परंपरा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चूँकि हमारा जो संविधान एक नेशनल मूवमेंट के बाद निकल कर आया था, तो ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन था इन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पहले। एंड दिस ट्रेडिशंस जनरेटेड वेरियस, जिसके कारण बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इवॉल्व होकर हमारे संविधान में लिखे गए। एंड वन ऑफ देम इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी लिस्ट किया गया। सिंस 1950 द जुडिशरी हैज़ फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। 1950 से जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, हमारे अधिकारों में महत्वपूर्ण संरक्षक, प्रोटेक्टर के रूप में उभर कर आया है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मैनी रिस्पेक्ट। जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो हमारे न्यायिक व्याख्याएं हैं, उसमें हमारे जो स्कोप ऑफ राइट है, जो हमारे अधिकारों का दायरा है, उसको काफ़ी विस्तृत किया गया है। द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर राइट ऑफ आवर कंट्री फंक्शन विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसी ओवरऑल ढांचा के बीच अंदर, इसी ओवरऑल सीमा के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर हमारे गवर्नमेंट और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो कार्य करता है। राइट्स इन्फोर्स लिमिटेशन ऑन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सिस्टम। सो जो ये अधिकार है वो इन्फोर्स करते हैं, लिमिटेशन, वो सरकार के कार्यान्वयन पे, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे एक लिमिटेशन लगाता है और इंश्योर करता है कि भारत में एक लोकतांत्रिक गवर्नेंस मेंटेन किया जा सके। स्कोप ऑफ द राइट्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई नो फ्रेंड्स, वन पार्ट मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, जो एक पूरा डिटेल में एक जगह फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए थे और एक जगह पे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ थे, इसको मैंने कवर किया नहीं है। और एक फंडामेंटल राइट्स है, इसको भी मैंने नहीं कवर किया। तो यहाँ पे अभी मैं आई जस्ट टेक योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैं थोड़ा सा यहाँ कवर कर देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ इसी समय। और फंडामेंटल राइट्स पे मैं आप लोगों का एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, दैट विल बी पोरली, उस एक पेज पे ही मैं वो लेक्चर लूँगा, क्योंकि वो एक पेज फंडामेंटल राइट इतने डिटेल में समझने होंगे और वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। सो हम यहाँ देख लेते हैं सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के गोल्स क्या हैं। ये आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व को भी अच्छे से समझ लें कि गोल्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसका लक्ष्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस,
सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक न्याय। बहुत डिटेल में समझिए, बार बार समझिए और अच्छे से समझिए, मन में बैठा लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को इन डिटेल समझिए। अगर आप अपने फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम। इसको एकदम डिटेल में समझिए। दूसरा उद्देश्य क्या है? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, जीवन का स्तर को ऊंचा करना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण करना है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। पॉलिसीज, इसके कुछ नीतियां क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सुन रहे होंगे, ये चर्चा में भी है, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रही है, तो ये इसकी नीतियां हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्कर, है ना, मद्यपान निषेध, तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फ्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, लाइक बिहार, दिस इज बैन, एंड एज सिंस इट्स ए डायरेक्टिव पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार की ये चेष्टा होनी चाहिए कि इसको लागू किया जाए, पूरे भारत में लागू करना चाहिए। बट यस, इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट एंड इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेटेड। मेरे कहने से या मेरे नहीं कहने से ऑफ कोर्स सरकार कुछ लाएगी नहीं, बट यस, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो है, ये एक फैक्ट है। सो एंड द गवर्नमेंट शुड the aim of the directive principle of state policy is that only that government should endeavor, गवर्नमेंट का एक प्रयास होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को लागू किया जा सके। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, लघु घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, है ना, पशुओं को मारने पर रोक लगाना। एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, गाँव में पंचायतों को प्रोत्साहन देना। सो आप देखेंगे कि हमारे मोस्ट ऑफ द, जो आप इन सब चीज़ों को सुनते रहते होंगे कि सरकार मोस्ट ऑफ द स्टेप्स इन दिशा में लेती रहती है, और ये आए दिन चर्चा में ये सब चीज़ें रहती हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है ना, आप इसको कोर्ट में आप नहीं ले सकते। एडिक्वेट लिवलीहुड, पर्याप्त जीवन यापना, ठीक है, तो इसके लिए आप कोर्ट में जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू वर्क, काम का अधिकार। एंड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, सो 6 वर्ष के कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। So these are the certain directive principle of state policies which I have discussed with you. So our chapter comes to an end, friends, and I hope you all have enjoyed this. So next lecture में मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स कवर करने वाला हूँ। एंड अगेन आई एम reiterating friends, I feel very very motivated in teaching you people all these things. Thank you. जय हिंद, जय भारत।